नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अब हम यहाँ पर गुप्त काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो गुप्त काल से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उनके बारे में समझेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है और कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं और उनके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहले पॉइंट के बारे में जाने कि गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक श्रीगुप्त था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गुप्त साम्राज्य की नींव रखने वाला शासक यानी प्रथम शासक के बारे में बात की जाए तो वो श्रीगुप्त था। ठीक है, और श्रीगुप्त ने ही 275 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो दो पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, किस शासक ने की थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? श्रीगुप्त ने की थी। और कब की थी? तो इसका जी राइट आंसर होगा 275 ईसा पूर्व में, 275 ईस्वी पूर्व में की थी। कब? किस वंश की? गुप्त वंश की। ठीक है, और मौर्य काल के बाद गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग को माना जाता है। यानी मौर्य काल के बाद यदि कोई दूसरा युग आया है जो जिसमें स्वर्णिम युग माना जाता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? स्वर्णिम युग किस युग को कहा जाता है? तो गुप्त वंश को कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्वर्णिम युग किस युग को माना गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गुप्त वंश को माना जाता है। ठीक है, तो इस पॉइंट व्यू की दृष्टि से हमने यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण पॉइंट समझे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। और किस वंश की स्थापना की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी। और मौर्य काल के बाद यदि पूछा जाए कि स्वर्णिम युग किस युग को माना जाता है तो आप राइट आंसर क्या होगा? गुप्त वंश को कहा जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो गुप्त वंश की गुप्त वंश की जानकारी के बारे में देखें तो गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। यानी आपसे यदि पूछा जाए कि गुप्त वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वायु पुराण से प्राप्त होती है। ठीक है, और गुप्त काल की राजकीय भाषा के बारे में बात करें तो संस्कृत थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि ये एयरफोर्स में एक बार पूछा गया था प्रश्न 2018 में कि गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो कौन थी। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? संस्कृत थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो ये भी माना जाता है कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी गुप्त काल में ही हुई थी। तो ये भी माना जाता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई तो गुप्त काल में ही हुई। मंदिरों का निर्माण कार्य भी गुप्त काल में ही शुरू हुआ। तो गुप्त काल में कई उपलब्धियों के कारण इसे हम स्वर्णिम युग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या है कि यदि गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती? वायु पुराण से प्राप्त होती। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो आपकी राजकीय भाषा संस्कृत थी। और दशमलव प्रणाली की शुरुआत भी देखा जाए तो गुप्त काल से ही हुई है। मंदिरों का निर्माण भी देखा जाए तो वो गुप्त काल से हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। और गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी 275 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में समझते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि यह भी माना जाता है कि बाल विवाह की प्रथा संभवतः गुप्त काल से ही प्रारंभ हुई थी। यानी बाल विवाह की जो प्रथा शुरू हुई, शादी की जो बाल विवाह में, वो कब किसके काल में हुई? तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? गुप्त काल में हुई। ठीक है, और गुप्त काल था यानी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि दीनार किस मुद्रा को कहा जाता था, यानी किस काल की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। स्वर्ण जो मुद्रा थी उसे क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। किस काल में कहा जाता था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गुप्तकालीन में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के सोने बनाए जाते थे। यानी गुप्त काल में जो सर्वाधिक सिक्के बनाए गए वो किसके बनाए गए थे? सोने के बनाए गए थे। और पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में ही हुई थी। तो ये पॉइंट आपको सभी याद रखना है कि पंचतंत्र की रचना किस काल में हुई? तो पंचतंत्र की रचना गुप्त काल में हुई। सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो गुप्त काल में चलाए गए। स्वर्ण मुद्रा को दीनार किस काल में कहा गया? तो गुप्तकालीन में कहा गया। ठीक है, बाल विवाह की शुरुआत कब हुई? तो गुप्त काल में हुई। तो ये पॉइंट आपको सभी याद रखने हैं कि यहाँ पर हम यदि इन पॉइंटों को वन लाइनर में देखें तो इतनी जल्दी से याद नहीं होते हैं। तो मैंने इन्हें, यदि आप यहाँ पर सीरीज वाइज देख सकते हैं कि यह माना जाता है कि बाल विवाह की शुरुआत गुप्त काल में हुई। ठीक है, और प्रथा जो बाल विवाह की प्रथा थी वो भी गुप्त काल में हुई। और स्वर्ण मुद्रा जो दीनार कहा जाता था वो भी गुप्त काल में। गुप्तकालीन में सर्वाधिक मुद्रा सोने के सिक्के, सर्वाधिक जो मुद्रा के जो सिक्के थे वो किसके चलाए गए थे? सोने के चलाए गए। तो पंचतंत्र की रचना भी गुप्त काल में हुई थी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे आपने समझे हमारे साथ। अब हम अगले नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि गुप्त साम्राज्य में ब्राह्मणों को कर रहित
कृषि भूमि दी जाती थी, यानी जो गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो कृषि भूमि दी जाती थी वो कर रहे थे, यानी उन पर कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि अन्य लोगों पे उनकी उपज का छठा भाग भूमि के राजस्व के रूप में राजा को देना होता था, और गुप्त राजवंश अपने साम्राज्यवाद के कारण प्रसिद्ध था। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर कि गुप्त राजवंश किसके कारण प्रसिद्ध था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, साम्राज्यवाद के कारण प्रसिद्ध था। और जो राजा राजस्व के रूप में जो कृषि की जाती थी, किसान द्वारा कृषि की जाती, उनसे जो छठा भाग लेते थे वो राजस्व के रूप में लेते थे। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि ब्राह्मणों से कर रहे थे, यानी उन पर कोई भी कर नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। किस काल में, गुप्त साम्राज्य काल में। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि महान खगोल वैज्ञानिक गणितज्ञ आर्यभट्ट और बराहमिहिर का संबंध गुप्त काल से ही है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि गणितज्ञ आर्यभट्ट और बराहमिहिर का संबंध किस काल से है, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, गुप्त काल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। गुप्त काल से ही दो महान इन खगोल वैज्ञानिकों का संबंध रहा है। ठीक है, और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो बराहमिहिर ने खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांतिका की रचना की। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, बराहमिहिर ने की थी। ठीक है, और बराहमिहिर कौन थे, खगोलीय विज्ञानी थे, किसके, भारत के थे, और किस काल में थे, तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, गुप्त काल के थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और आगे हम जानते हैं कि आयुर्विज्ञान के संबंध में रचना करने वाली रचनाकार सुश्रुत का संबंध भी गुप्त काल से, यानी आयुर्विज्ञान की जो संबंधी रचना करने वाले वो रचनाकार हैं तो वो भी गुप्त काल से ही, उनका नाम क्या है, सुश्रुत है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी पॉइंट आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं बेसिक से पूछे जाते हैं, कि एक समझ विकसित की जाती है कि आपको जो इतिहास है या भूगोल या पॉलिटी या किसी भी क्षेत्र में यदि क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो कहीं ना कहीं बेसिक से ली जाते हैं। और ये हम जो आपके साथ अध्ययन कर रहे हैं ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, अब हम गुप्त वंश का उदय हुआ उसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम यहाँ पर शासक जानेंगे, पहले श्रीगुप्त के बारे में जानेंगे। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का प्रथम शासक और गुप्त वंश की स्थापना करने वाला शासक था। तो ये भी आपको याद रखना है कि गुप्त वंश का जो शासक था, यानी गुप्त वंश का प्रथम शासक, यानी इस वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आपका उसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, श्रीगुप्त था। पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को आदिराज नाम से भी संबोधित किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है कि ताम्रपत्र यानी पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को क्या कहा गया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आदिराज कहा गया। ठीक है, तो ये भी आपसे उल्टा पूछ दिया जाए कि आदिराज किस शासक को कहा गया, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या, श्रीगुप्त में जो श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया। जबकि आपसे पूछा जाए कि ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, तो पूना से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और अब हम नेक्स्ट राजा के बारे में यानी शासक के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच के गुप्त के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ, और कुछ अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा भी बताया गया है। तो ये भी आपसे याद रखना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट यही बनता है कि श्रीगुप्त का पुत्र कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, घटोत्कच गुप्त था। ठीक है, और ये घटोत्कच गुप्त वंश का प्रथम राजा भी माना जाता है। तो 2 पॉइंट ही इस पॉइंट से बने। तो अब हम जानते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं, यानी आपसे यही पूछा जाए, ये आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त के बाद किस शासक ने गुप्त वंश में अपनी नींव रखी, यानी आगे शासन चलाए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच गुप्त सिंहासन पर आसीन हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देखते हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त घटोत्कच गुप्त का पुत्र था। तो ये भी आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त का पुत्र कौन था,
घटोत्कच गुप्त था और उसका जो पुत्र कौन था, यानी घटोत्कच का जो पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जिसने घटोत्कच गुप्त के बाद सत्ता को बागडोर संभाली, यानी सत्ता की बागडोर संभाली, और चंद्रगुप्त को महाराजा धीराज चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और महाराजा धीराज की एक उपाधि थी जो चंद्रगुप्त प्रथम को दी गई थी। यानी आपसे पूछा जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और संभवतः यह उपाधि उसके महान कार्यों के कारण ही दी गई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। यानी गुप्त वंश का महान सम्राट के बारे में बात करें तो किसे माना जाता है, महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। गुप्त संबंध शुरू करने का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही दिया जाता है। और गुप्त काल में सर्वप्रथम सिक्कों का चलन भी चंद्रगुप्त ने ही करवाया था। तो गुप्त काल में यदि सिक्कों का चलन पूछा जाए कि किसके शासन काल में चलाया गया, तो आपको राइट आंसर क्या होना चाहिए, चंद्रगुप्त प्रथम के में ही चलाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समुद्रगुप्त के बारे में आप भली भांति जानते भी होंगे। तो यहाँ पर समझ लेते हैं चंद्रगुप्त के बारे में कौन कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट के बारे में बात करें तो चंद्रगुप्त के पश्चात 350 ईस्वी के आसपास उसका पुत्र समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा। तो ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच था और घटोत्कच का पुत्र जो प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम था और चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा और समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो कि पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में स्थित पूर्वी मालवा तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैला हुआ था। यानी जो समुद्रगुप्त ने अपने शासन को जो विस्तार किया वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में स्थित पूर्वी मालवा तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक फैलाया। ठीक है, तो उनका ये शासन क्षेत्र रहा है। ठीक है, तो इलाहाबाद शिलालेख के अनुसार, यानी समुद्रगुप्त के बारे में अगर जाना जाए तो यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद के शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त एक महान कवि, यानी आपसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त को महान कवि किस अभिलेख के द्वारा प्राप्त हुआ, तो आपको राइट आंसर की यानी महान कवि होने का जो स्रोत है, यानी किस अभिलेख से ये पता चला है कि समुद्रगुप्त एक महान कवि थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इलाहाबाद अभिलेख से प्राप्त हुआ है। और संगीतकार भी थे, तो दोनों आपको याद रखना है कि महान कवि और संगीतकार किस अभिलेख से प्राप्त होते हैं, तो इलाहाबाद अभिलेख से प्राप्त होते हैं। तो समुद्रगुप्त को ही उसकी राज्य प्रसार नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त की उसकी राज्य प्रसार नीतियों के कारण ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त होगा। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पर एक आपसे पुटअप क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि उसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये हम आपसे पूछ रहे हैं कि भारत का आपसे प्रश्न हमारे माइंड में आ नहीं रहा है। भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होगा कि भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त यानी गुप्त वंश का जो अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था जो समुद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, समुद्रगुप्त का पुत्र था और जिसे विक्रमादित्य या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि विक्रमादित्य प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं कहा जाता है, बल्कि चंद्रगुप्त प्रथम को तो महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य या देवगुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी, यानी प्रथम जो चंद्रगुप्त प्रथम था उनकी जो उपाधि थी वो उनकी महाराजा धीराज थी, जबकि द्वितीय की जो उपाधि थी वो विक्रमादित्य थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है और इसे शक विजेता के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने लगभग 40 वर्ष तक राज किया और विक्रमादित्य के शासन
काल को भारत की कला और साहित्य में स्वर्णिम युग कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को ही स्वर्णिम युग माना जाता है, और साथ ही यह भी भारत के इतिहास का भी स्वर्णिम युग है। भारत का भी स्वर्णिम युग माना जाता है, भारत के इतिहास का भी स्वर्णिम युग है। और किस शासक के स्वर्णिम युग से माना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन से यह स्वर्णिम युग माना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और हम अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लें, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो विशाल साम्राज्य उत्तर में हिमालय के तलहटी इलाकों से दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल का जो क्षेत्र रहा है वो हिमालय के तटीय इलाकों से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तटों तक और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रथम जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनकी जो प्रथम राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और द्वितीय जो राजधानी थी वो उज्जैनी यानी उज्जैन थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि द्वितीय राजधानी पूछी जाए तो जिसे उज्जैनी कहते हैं, और उसे यदि हम और सरल नाम से जाने तो उज्जैन कहते हैं। ठीक है, और जो प्रथम राजधानी थी पाटलिपुत्र। दोनों राजधानी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रथम राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्र थी। द्वितीय राजधानी कौन थी? तो उज्जैन थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी था। तो ये भी आपको रखना है। पूछा जाए कि कालिदास किसके दरबार में रहा करते थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहा करते थे, जिसे दरबार में सम्मिलित 9 रत्नों में प्रधान माना जाता था। तो ये 9 रत्नों में कौन सम्मिलित थे? कालिदास थे। ठीक है, और किसके शासनकाल की बात कर रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल की हम बात कर रहे हैं, और जिनमें प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी भी शामिल थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चिकित्सक प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी भी शामिल थे, जो 9 रत्नों में प्रधान थे। ठीक है, और जिन्हें आयुर्वेद का वैद्य चिकित्सा का भगवान मानते हैं। और अन्य 7 रत्न जो अन्य 7 रत्न हैं, जैसे कि जो 9 रत्न थे यहाँ पर 9 रत्नों में पहले तो कालिदास थे, द्वितीय धन्वंतरी थे, और से जो 7 हैं उनके बारे में जान लेते। तो अमर सिंह थे, शंकु थे, और छपणक थे यानी ज्योतिषी थे, जो छपणक थे वो ज्योतिषी थे, और बैताल भट्ट थे, बराहमिहिर थे। ठीक है, और खगोल शास्त्री रहे हैं जी। ठीक है, और घटकर पर थे। ठीक है, और बरुचि थे। तो ये 7 जो 7 रत्न थे, इनमें से 9 रत्न तो आपने 9 रत्नों के बारे में जाना है, जहाँ पर प्रथम जो आपके प्रसिद्ध धन्वंतरी थे, और कालिदास थे, चिकित्सा के भगवान माना जाता है धन्वंतरी को, और शेष ये 7 थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर, इन्हें आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ अगला पॉइंट लिखा है कि चीनी यात्री फायान या फाइयान। ठीक है, चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ही भारत आया था। तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है और पूछा भी गया है कि चीनी यात्री फायान किसके काल में आए थे। तो पहले आपको याद रखना है किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। और किस वंश के आए? तो गुप्त वंश के शासनकाल में आए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और रजत यानी रजत का मतलब चांदी के सिक्के शुरू करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिन्हें रूपक या रूपक कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि गुप्त वंश में कौन सा शासक था जिसने चांदी की सिक्के चलवाए थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय था, और जिन्हें क्या कहा जाता था? रूपक या रूपक कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। कुछ हमने महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट डिस्कशन किए हैं, तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, जिनसे आपको याद रहे। और अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि महरौली में स्थित राजचंद्र लोह स्तंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि महरौली में स्थित राजचंद्र के लोह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित पॉइंट थे जो आपने और हमने डिस्कशन किए। अब हम बात करते हैं कुमारगुप्त के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कुमारगुप्त के बारे में देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र, यानी यहाँ पर क्रम चलता रहा है और उनके पुत्र के पुत्र बैठते गए, उस शासन को चलाते गए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखें कौन बैठा? कुमारगुप्त उसकी गद्दी सिंहासन पर बैठा और आसीन हुआ। कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के पश्चात शासन किसने किया? तो कुमारगुप्त ने किया, और कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, और महेंद्रादित्य
की उपाधि भी धारण की। तो यानी आपसे पूछा जाए कि महेंद्रादित्य की जो उपाधि वो किसने धारण की, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कुमारगुप्त ने धारण की थी। और अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कुमारगुप्त ने करवाया। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो कुमारगुप्त प्रथम ने ही शासन काल में कुमारगुप्त के ही शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और पूछा भी जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना पहले तो ये बताइए किस वंश में हुई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गुप्त वंश में हुई। अब गुप्त वंश के किस शासन काल में हुई, किसके शासन के मतलब किसके अंतर्गत हुई, इन किस शासक के शासन काल में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है इसी में कि कुमारगुप्त प्रथम ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय की ही भांति राज्य का सुव्यवस्था और सुशासन से चलाया और अपने पिता के दिए साम्राज्य को ज्यों को त्यों ही बनाए रखा। यानी उन्होंने जो पिता के द्वारा किए गए कार्य थे उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया। यानी कुमारगुप्त ने कोई ज़्यादा अपना महत्व नहीं निभाया, लेकिन जो विरासत थी उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अश्वमेध किसने करवाया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो कुमारगुप्त काल के शासनकाल में हुई, और कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में, देख लेते हैं। यहाँ पर स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं। स्कंदगुप्त के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कुमारगुप्त की मृत्यु के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी पुत्र जो स्कंदगुप्त राज सिंहासन पर विराजमान हुआ, और उसे काफी लोक हितकारी सम्राट माना जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि काफी लोक हितकारी सम्राट किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, स्कंदगुप्त को माना जाता है। और उसे विक्रमादित्य आदि उपाधियां भी प्राप्त की गई। उसे क्रमादित्य या विक्रमादित्य आदि की उपाधियां प्राप्त की थी। और स्कंदगुप्त ने हुणों के आक्रमण से भी देश को बचाया था। तो आपसे यदि पूछा जाए कि भारत पर हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ, और स्कंदगुप्त ने ही हुणों के आक्रमण से देश को बचाया था। तो ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि स्कंदगुप्त किसका पुत्र था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कुमारगुप्त का पुत्र था। और इसकी जो उसे किस नाम से भी जाना जाता था, विक्रमादित्य और विक्रमादित्य की उपाधियां दी गई थी, इसी के नाम से उसे जाना जाता था। और स्कंदगुप्त ने ही हुणों के आक्रमण से देश को बचाया था। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर। और हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि स्कंदगुप्त के पश्चात कोई भी गुप्त वंश का राजा अपना प्रभुत्व इतना ना बढ़ा सका जिनकी जानकारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। यानी या फिर आगे कोई इतना शासक मजबूत नहीं हुआ था जो गुप्त वंश को आगे बढ़ा सके, जिस कारण से स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो और गुप्त वंश का अंतिम जो शासक वो विष्णुगुप्त था। तो ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और गुप्त वंश के पतन का कारण क्या रहा, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर पतन का प्रमुख कारण क्या था गुप्त वंश के, तो गुप्त वंश के पतन का कारण प्रमुख था कि गुप्त वंश के पतन का कारण पारिवारिक कलह और बार बार होने वाली विदेशी आक्रमण माने जाते हैं। यानी गुप्त वंश का जो पतन का कारण देखा जाए तो पारिवारिक कलह थी और विदेशी आक्रमणों की वजह से इसका पतन हुआ, जिनमें हुणों द्वारा आक्रमण का मुख्य कारण माना जाता है। यानी जो गुप्त वंश का पतन के बारे में बात करें तो हुणों द्वारा आक्रमण ही मुख्य कारण माना जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट डिस्कशन किए जो गुप्त वंश से संबंधित थे, जितने भी उसके राजा हुए गुप्त वंश में, उनके साथ हमने सभी डिस्कशन किए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यदि आप इसे रिवाइव करके देख लेंगे तो शायद ही किसी गुप्त वंश से कोई भी ऐसा पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं होगा जो आपके फंसे ना, आपके माइंड से फिसल जाए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके साथ हमने डिस्कशन किए। तो फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।